हेलो एवरीवन, मैं कपिल एडवोकेट फिर एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक एविडेंस एक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है एडमिशन। एडमिशन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 17 टू 23 में डिफाइन किया गया है, जो कि यह डिफाइन करता है कि किस स्टेटमेंट को एडमिशन कहेंगे, किस पर्सन की स्टेटमेंट को एडमिशन माना जाएगा, कब कोई स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी या रेलेवेंट नहीं होगी एज ए एडमिशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन। हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई भी लॉ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एडमिशन। जैसे मैंने आपको भी बताया कि एडमिशन सेक्शन 17 से लेकर 23 में डिफाइन किया गया है। एडमिशन की जो जर्नल डेफिनेशन है वो ये कहती है कि किसी भी फैक्ट को एडमिट करना जो कि रेलिवेंट है फैक्ट इन इशू से या अपने आप में फैक्ट इन इशू है उसे हम एडमिशन कहेंगे। या अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी फैक्ट को एक्नॉलेजमेंट करनी, कि किसी फैक्ट को स्वीकार करना किसके द्वारा, कोई स्टेटमेंट बनाकर, कोई स्टेटमेंट देकर किसी फैक्ट को हम स्वीकार करते हैं उसे हम एडमिशन कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 17 की जो बेयर लैंग्वेज है उसको हम ब्रेक करके एडमिशन की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एडमिशन क्या चीज़ है कि कोई भी स्टेटमेंट है, चाहे वो ओरल हो, डॉक्यूमेंट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, वो स्टेटमेंट है। और जो स्टेटमेंट है वो सुजेस्ट करती है एन इन्फ्रेंस टू, किससे करती है, फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट, जो कि सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है कि किसे हम फैक्ट इन इशू कहेंगे या रेलेवेंट फैक्ट कहेंगे। और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाई गई है, जो पर्सन सेक्शन 18 से लेकर 20 में डिफाइन किया गया है उन पर्सन के द्वारा बनाई गई स्टेटमेंट को हम एडमिशन कहेंगे अंडर द सर्कमस्टांसिस। सिंपल वे में हम ये कहेंगे कोई भी स्टेटमेंट हो, चाहे ओरल हो, डॉक्यूमेंट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, सुजेस्ट एन इंटरफेरेंस टू, किसको कहते, फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को। और किन पर्सन के द्वारा बनाई गई है, जो सेक्शन 18 से लेकर 20 में डिफाइन किए गए हैं, उससे हम एडमिशन कहेंगे एज पर द सेक्शन 17। इसके बाद ये देखेंगे कि एडमिशन के टाइप कितने हैं, कि एडमिशन कितने प्रकार का होता है। एडमिशन 2 प्रकार का है। नंबर 1 जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। जुडिशियल एडमिशन वो एडमिशन है जो कि मेड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, कि जो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, जो स्टेटमेंट एडमिट की जाती है मजिस्ट्रेट या जज के सामने, उससे हम जुडिशियल एडमिशन कहेंगे। एक्स्ट्रा जुडिशियल जो एडमिशन है वो मेड आउटसाइड द कोर्ट ऑफ लॉ, कि भी वो कोर्ट में कोई भी स्टेटमेंट एडमिट नहीं की गई है, कोर्ट से बाहर जो भी स्टेटमेंट एडमिट की गई है उसे हम एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जो हम डेली रूटीन लाइफ में कोई भी किसी चीज़ की फैक्ट को हम एडमिट करते हैं उसे हम एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन कहेंगे। इसको रेलिवेंट बनाने के लिए कोर्ट में हमें उस स्टेटमेंट को प्रूफ करनी होगी, तभी वो रेलिवेंट होगी, तभी वो एडमिट होगी। तो ये हमारी चीज़ हुई कि जर्नल मीनिंग क्या है एडमिशन का, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 हम एडमिशन किसे कहेंगे, और टाइप्स ऑफ एडमिशन। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि किसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट को हम एडमिशन मानेंगे, कि कौन एडमिशन दे सकता है, कौन एडमिशन बना सकता है। सिंपल वे हम ये कहेंगे कि किस किस पर्सन के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को हम एडमिशन मानेंगे। तो इसके लिए सेक्शन 18 कहता है कि या तो कोई पार्टी है, जो केस की पार्टीज है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट,
उनके द्वारा दी गई स्टेटमेंट को हम एडमिशन मानेंगे। या उनके जो एजेंट है पार्टी टू प्रोसीडिंग, उनके द्वारा दी गई स्टेटमेंट को हम एडमिशन मानेंगे। जो यहाँ पर जो एजेंट की बात कर रहे हैं वो ऑथराइज होने चाहिए स्टेटमेंट देने के लिए, चाहे एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, तभी उनकी स्टेटमेंट को हम एडमिशन मानेंगे, तभी उनकी स्टेटमेंट को हम रेलिवेंट मानेंगे, तभी वो एडमिट होगी। नेक्स्ट कहता है कि कोई भी पर्सन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कोई भी स्टेटमेंट देता है उसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट माना जाएगा और एडमिशन माना जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर हम किसे कहेंगे कि कोई पर्सन किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और रिप्रेजेंटेटिव के दौरान कोई स्टेटमेंट देता है तो वो एडमिशन मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, कोई जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है या जॉइंट फैमिली है, उनमें जो कर्ता होता है उसके द्वारा की स्टेटमेंट को रेलिवेंट माना जाएगा। इसी तरह प्लीडर ऑफ द पार्टी या क्लाइंट का जो प्लीडर है उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट को रेलिवेंट माना जाएगा और उसको हम एडमिशन कहेंगे। इसी तरह कोई पार्टनरशिप है, उस पार्टनरशिप में कोई पार्टनर के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को हम रेलिवेंट मानेंगे और उसको एडमिशन माना जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि कोई भी पार्टी है वो इंटरेस्टेड है किसमें, इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग, कि भी जो केस है उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है और जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है वो उस सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड है, चाहे वो जो उसका इंटरेस्टेड है चाहे प्रोप्राइटरी है चाहे पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, यानी कि चाहे वो जो सब्जेक्ट मैटर है चाहे लैंड से रिलेटेड है चाहे किसी मनी से रिलेटेड है, अगर जो पार्टी स्टेटमेंट दे रही है वो अगर उस सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड है तो उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट को रेलिवेंट मानकर एडमिशन माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, कोई प्रॉपर्टी है उसमें कोसेरर है, वन कोसेरर अगर कोई केस फाइल करता है, इस सूट फाइलिंग के दौरान अगर अदर कोसेरर कोई स्टेटमेंट देता है क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी में कोसेरर है तो उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट को हम एडमिशन मानेंगे। फोर्थ कहता है पर्सन फ्रॉम वूम इंटरेस्टेड ड्राइव, कि कोई भी पर्सन है वो कोई इंटरेस्ट ड्राइव कर रहा है तो उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट को हम एडमिशन मानेंगे। तो सेक्शन 18 कहता है कि किस पर्सन के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को एडमिशन माना जाएगा, कौन एडमिशन दे सकता है स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है कि सेक्शन 19 कहता है कि अगर कोई पर्सन स्टेटमेंट देता है, कोई एडमिशन करता है जिसके द्वारा वो रेलिवेंट तब मानी जाएगी अगर उसकी पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी ऑफ सूट, कि जो उसकी पोजीशन है वो प्रूव्ड हो रही हो किनके अगेंस्ट, जो पार्टी ऑफ सूट है। फॉर एग्जांपल, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है, उनके अगेंस्ट उसकी पोजीशन प्रूव्ड हो रही हो तो उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट को हम एडमिशन मानेंगे। यहाँ पर हम जो सेक्शन 19 में इलस्ट्रेशन दिया हुआ है उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कहता है कि ए है वो रेंट कलेक्ट करता है किसके लिए, बी के लिए। लेटर बी है वो ए के अगेंस्ट एक सूट फाइल कर देता है कि बी ने सी से कोई रेंट कलेक्ट नहीं किया, लेकिन ए कहता है कि सी से कोई भी रेंट ड्यू नहीं है इसलिए उसने रेंट कलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पर जो सी है वो अगर कोई स्टेटमेंट देता है कि रेंट ड्यू है या नहीं है तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट हो जाएगी और वो एडमिशन मानी जाएगी, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो प्रूव्ड होती है अगेंस्ट पार्टी ऑफ सूट। नेक्स्ट सेक्शन 20 कहता है कि पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय द पार्टी ऑफ सूट, कि कोई पर्सन की स्टेटमेंट को एडमिशन जब माना जाएगा अगर उस पर्सन को रेफर्ड किया गया है स्टेटमेंट देने के लिए
पार्टी ऑफ द सूट, कि पार्टी ऑफ सूट के द्वारा जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उसको रेफर किया गया है पार्टी ऑफ द सूट के द्वारा, तो उस पर्सन के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है उसको एडमिशन माना जाएगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझते हैं जो सेक्शन 20 में दिया गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वेदर ए हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी साउंड, कि जो ए के द्वारा हॉर्स को बेचा गया बी को, क्या वो साउंड है? तो ए बी को कहता है कि गो एंड आस्क सी, कि जाओ और सी से पूछो, क्योंकि सी सब कुछ जानता है। तो यहाँ सी के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को एडमिशन माना जाएगा एज ए रेफर्ड पर्सन के तौर पर। तो सेक्शन 19 एंड 20 में हमने देखा कि किस पर्सन के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को हम एडमिशन मानेंगे। नेक्स्ट अब आता है 21। 21 ये कहता है कि एडमिशन की रेलिवेंसी कब मानी जाएगी, कि कोई पर्सन अगर स्टेटमेंट देता है एज ए एडमिशन तो उसकी स्टेटमेंट को क्या रेलिवेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इसके लिए सेक्शन 21 कहता है कि कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देता है या उसके बिहाव पर कोई स्टेटमेंट देता है तो वो रेलिवेंट होएगी। जनरल रूल ये है कि अगर कोई अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है तो वो रेलिवेंट मानी जाएगी, लेकिन कोई अपने लिए स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको प्रूव्ड नहीं किया जा सकता, वो रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी। लेकिन सेक्शन 21 में 3 एक्सेप्शन है कि कब अपने लिए दी गई स्टेटमेंट को रेलिवेंट माना जाएगा और वो एडमिशन मानी जाएगी। फर्स्ट कहता है कि व्हेन द पर्सन डेड एंड देन सच स्टेटमेंट वुड बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 32, कि कोई पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है अपने लिए एट द टाइम ऑफ द डेथ, कि मरते समय अगर कोई पर्सन अपनी डेथ के कारण के लिए कोई स्टेटमेंट दे रहा है कि उसकी डेथ किस कारण हुई है, तो उसकी स्टेटमेंट सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर रेलिवेंट होगी और वो एडमिशन मानी जाएगी, क्योंकि सेक्शन 32 बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन, कि मरते समय जो आदमी स्टेटमेंट दे रहा है अपने डेथ के कोज के लिए उसको रेलिवेंट माना जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि स्टेटमेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, कि कोई भी स्टेटमेंट अगर एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड बॉडी के लिए दी जा रही है या कोई कंडक्ट के लिए दी जा रही है जिससे कंडक्ट प्रूव हो रहा हो, तो वहाँ पर वो स्टेटमेंट रेलिवेंट मानी जाएगी और एडमिशन माना जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि व्हेन इट इज रेलिवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन, कि कोई भी स्टेटमेंट एडमिशन के चैप्टर में फॉल नहीं कर रही लेकिन वो रेलिवेंट है अदर सेक्शन में जो कि रेलिवेंसी के चैप्टर में आती है, तो उससे हम रेलिवेंट मानेंगे। तो सेक्शन 21 बात करता है कि कौन सी स्टेटमेंट को रेलिवेंट माना जाएगा। इसके बाद में सेक्शन 22 डिफाइन करता है कि कोई भी ओरल एडमिशन है जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए है, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है वो रेलिवेंट नहीं होगा। जर्नल रूल यही है कि आप ओरल एडमिशन नहीं दे सकते किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूफ करने के लिए, लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शन है कि किस स्टेज पर आप ओरल एडमिशन कर सकते हैं कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए। फर्स्ट कहता है कि ही इज इंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए इंटाइटल है, तो उस स्टेज पर आप ओरल एडमिशन कर सकते हैं। सेकंड, अगर कोई जो डॉक्यूमेंट है उसके जेन्युइननेस ही क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर, तो उस स्टेज पर आप ओरल एडमिशन कर सकते हैं। इसी तरह सेक्शन 22A जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बात करता है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको कंटेंट्स के प्रूफ करने के लिए रेलिवेंट के लिए आप ओरल एडमिशन नहीं कर सकते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया गया है
अगर उसकी जेन्युइनसी क्वेश्चन मार्क में है तो उस स्टेज पर आप ओरल एडमिशन कर सकते हैं। सेक्शन 22A 2000 में अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया सेक्शन 22 में। नेक्स्ट आपका है 23 कि 23 डिफाइन करता है कि सिविल केसेस में एडमिशन हमेशा रेलिवेंट होता है, कि कोई भी अगर आप सिविल केसेस में किसी स्टेटमेंट को एडमिट करते हैं तो वो एडमिशन माना जाएगा। जर्नली एडमिशन है जो वो हमेशा सिविल केसेस में होता है। इसी तरह सेक्शन 23 कहता है कि कब सिविल केसेस में जो एडमिशन है उसको रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। फर्स्ट कहता है व्हेन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज़ नॉट गिवन, कि जब कोई कंडीशन ही लगा दी कि आप एविडेंस नहीं दे सकते तो उस स्टेज पर एडमिशन को रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। सेकंड कहता है कि मेड अंडर सर्कमस्टांसिस दैट पार्टीज एग्री दैट एविडेंस ऑफ इट्स नॉट टू गिवन, कि अगर पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो गया है कि अगर दोनों पार्टी एग्री हो जाते हैं कि भी वो एविडेंस नहीं देंगे तो उस स्टेज पर सिविल केस में एडमिशन रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा था सेक्शन 17 से लेकर 23 तक एडमिशन को जो डिफाइन करता है। अब हम बात करते हैं कि जो एडमिशन है उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या है। इसके लिए हमें सेक्शन 31 एंड 58 देखना होगा। सेक्शन 31 कहता है कि जो एडमिशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, उसको हम एज ए एस्टॉपल मानेंगे, कि जब भी किसी पार्टीज के द्वारा कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो उसको कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। कंक्लूसिव नहीं मानने का मीनिंग यहाँ ये हुआ कि अगर कोई पर्सन स्टेटमेंट देता है, किसी चीज़ को एडमिट करता है, तो उसके बाद दूसरी पार्टी के बाद अपॉर्चुनिटी है कि भी उसको वो रिबट कर सकता है, इसलिए इसको कंक्लूसिव नहीं माना गया है। लेकिन बट में स्टॉप भी इसको स्टॉपल माना गया है कि अगर कोई पार्टी स्टेटमेंट देती है, किसी फैक्ट को एडमिट करती है, उसके बाद अगर अपोजिट पार्टी उस एडमिट फैक्ट के बाद में अपनी पोजीशन चेंज करता है तो जिस पार्टी ने कोई फैक्ट एडमिट किया है तो लेटर स्टेज पर वो डिनाई नहीं कर सकता, इसलिए एडमिशन को एस्टॉपल माना गया है। सेक्शन 58 कहता है कि जो फैक्ट एडमिट कर लिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ द सूट, कि कोर्ट में हियरिंग के समय किसी फैक्ट को एडमिट कर लिया जाता है तो उनको प्रूव करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल वे हम ये कहेंगे कि जब कोर्ट में कोई स्टेटमेंट दी जाती है, किसी फैक्ट को एडमिट किया जाता है तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था कि एडमिशन किसे कहते हैं, कौन एडमिशन दे सकता है, किसकी एडमिशन को रेलेवेंट माना जाएगा, कब सिविल केसेस में एडमिशन को रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। इसी तरह एडमिशन की एविडेंसरी वैल्यू क्या है, ये हमने आज डिटेल में देखा। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।